एमए सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्यारे बच्चों, मैं अब ये सेकेंड पेपर पर थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जो विभिन्न देशों के द्वारा किए जाने वाले परमाणु परीक्षण या अस्त्र शस्त्र परीक्षण या प्रयोग होते हैं, उनका पर्यावरण पर किस प्रकार से दूषित प्रभाव पड़ता है, उसी संबंध में थोड़ा सा इसी बात को और आगे बढ़ाना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में और इस व्यवस्था में लगभग दुनिया के सभी देश, चाहे वो छोटे हों या चाहे बड़े हों, वो शक्ति संपन्न या आत्मनिर्भर या अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण बनना चाहते हैं या बनने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए दुनिया के लगभग प्रत्येक देश इन शस्त्रों की होड़ में अपने आप को शामिल करते हैं और प्रत्येक देश लगभग विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार करता है, उनका निर्माण करता है और उन अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अपने आप को विश्व जगत पर वो एक मजबूत स्थिति में कायम या खड़ा करना चाहता है। इस मजबूत स्थिति में खड़े करने की भावना ने ही राष्ट्रों को अस्त्र शस्त्रों के लिए प्रेरित किया या उनके लिए उनको उद्वेलित किया और इस अस्त्र शस्त्रों की होड़ के कारण ही प्रत्येक देशों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक, आणविक, परमाणुविक आविष्कार किए जाते हैं, शस्त्रों का निर्माण किया जाता है। विषैले परमाणु या बहुत विध्वंसकारी या बहुत भयानक परमाणुओं का निर्माण किया जाता है और जब उनका निर्माण किया जाता है तो स्वाभाविक है उसका कहीं न कहीं परीक्षण भी किया जाएगा। जब किसी भी शस्त्रों का वास्तविक परीक्षण किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, परीक्षण भी और प्रयोग भी, इनके प्रयोग के बाद, चाहे वो परीक्षण का हो चाहे वो प्रयोग का हो, इनके प्रयोग के बाद एक बहुत ही विषैले और खतरनाक पर्यावरणीय वातावरण का निर्माण होता है और उसमें तमाम जहरीली गैसें, तमाम जहरीले पदार्थ और मानव जीवन पर बुरे प्रभाव डालने वाले वो समस्त घातक तत्वों का उत्सर्जन होता है, विकिरण होता है। इनका कहना चाहिए कि ये पैदा होते हैं और उससे जो है राष्ट्रों के मानवीय जीवन पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन विकिरणों से लाभ तो कम होता है या एक देश को होता है, लेकिन जो उसका दुष्प्रभाव है वो कालांतर तक कायम रहता है और कालांतर तक वो मानवीय गतिविधियों को प्रदूषण से युक्त करता है, प्रदूषण से उनको प्रदूषण में जीवन बिताने के लिए उनको मजबूर करता है। उससे जन समुदाय या राज्य के समस्त मानव समुदाय का लाभ तो कम होता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव उसको जीवन भर उस मानव समुदाय को भोगना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि 1945 के दशक में हिरोशिमा और नागासाकी पर यानी जापान पर जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे और वहाँ लाखों जन समुदाय का विनाश किया गया था और उस बमों के प्रयोग के बाद उसमें से इतना बुरा जहरीला पदार्थ या गैस का उत्सर्जन हुआ था कि जन समुदाय के विनाश के साथ साथ उसकी आगामी कई पीढ़ियों तक इन जहरीले पदार्थों का प्रभाव जो है कायम रहा और जनधन की हानि तो हुई ही, राज्य की व्यवस्था नष्ट हुई, पूरा मानव समुदाय तहस नहस हो गया, उद्योग धंधे इंडस्ट्री या आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो गई और उसमें जो उसका जो प्रदूषण था वो प्रयोग के बाद कई दशकों तक वो कायम रहा और उससे प्रदूषित वहाँ के बच्चे या वहाँ का जन समुदाय जो है
उससे प्रदूषित पैदा भी होते रहे और उसका कहीं ना कहीं असर देखा जाता रहा। इसी तरह दुनिया के अन्य तमाम देशों में, हमारे देश ने भी बहुत सारे परमाणु परीक्षण किए, लेकिन किसी भी देश का कोई भी अगर परीक्षण होता है तो उससे विनाशकारी जो तत्व होते हैं वो ज्यादा उत्सर्जित होते हैं और उनका ज्यादा बुरा प्रभाव मतलब पड़ता है। इस बुरे प्रभाव से देश और दुनिया को बचाने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे शस्त्रों के परीक्षण माने निर्माण, परीक्षण और प्रयोग पर किस प्रकार से माने रोक लगाई जाए या इनको रोका जाए या अंतर्राष्ट्रीय विधियों के द्वारा इन पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। उन सारी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि 1972 और 75 के बाद उसमें विशेष मतलब एक गति आई और उस विशेष प्रयास में लगभग सभी देश जो है उसमें सहभागी हुए या सभी देशों ने अपनी सहमति दी। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं निशस्त्रीकरण। अब निशस्त्रीकरण इसी प्रक्रिया का नाम है कि इन जो शस्त्रों का निर्माण है, शस्त्रों का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से कम किया जाए, रोका जाए, इनके निर्माण को रोका जाए, इनके प्रयोग को रोका जाए या इनके आवश्यकता से अधिक उत्पादन को रोका जाए, उसको कम महत्व दिया जाए। तो इसी संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में शस्त्र परीक्षणों पर भी रोक लगाने के संबंध में इस प्रकार के प्रस्ताव पास किए गए थे। यानी उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस प्रकार के की चर्चा भी की गई थी। उसकी मैं मूल बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इस सम्मेलन के एक साधारण से अधिवेशन में परमाणु परीक्षणों, विशेषकर वायुमंडल में किए जाने वाले परीक्षणों की आलोचना की गई थी। वायुमंडल मतलब जितने भी जहरीली गैसों से संबंधित या हवा से संबंधित या पृथ्वी के ऊपर के धरातल के ऊपर से संबंधित मामले, उनकी विशेष आलोचना की गई थी तथा राज्यों को यह आह्वान किया गया था कि ऐसे समस्त परीक्षणों को या तो वो ना करें या इन्हें रोकें या इनका निर्माण या उत्सर्जन बंद करें जो पर्यावरण को बर्बाद करते हैं। इस प्रस्ताव में परमाणु परीक्षणों की खुल करके आलोचना की गई थी। इस सम्मेलन के एक प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा से भी ऐसी सिफारिश की गई थी कि वह समय समय पर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर पर्यावरण के अन्य दूसरे इसी प्रकार के सम्मेलन आयोजित करके और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाए और उनके प्रति जो है अपनी आवाज को बुलंद करे और इसके लिए जो है वो आवश्यक उपक्रम जो है वो अपनाए। इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा पर विश्व समझौता जो 1975 किया गया, उसकी कुछ मूल बातें इस प्रकार से हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन को उस समय बहुत सफलता मिली जब 7 महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय समझौतों को बहुत से राज्यों ने स्वीकार किया, अपने यहाँ अपनाया और उसको लागू करने का प्रयास किया। सन 1982 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 10वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया तथा नैरोबी की घोषणा पत्र को पूर्णतः अपना लिया गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में किए गए निर्णयों को मानने तथा लागू करने की वचनबद्धता को दोहराया गया। यानी प्रत्येक सम्मेलन जो भी 1970 के बाद 72 के बाद जो हुए उसमें सारे सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय सारी बैठकों में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थों का उत्सर्जन रोका जाए या उन पर कंट्रोल किया जाए। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1982 के द्वारा इस बात का निर्णय किया गया कि समुद्र में भी पर्यावरणीय जल जीवन की सुरक्षा के संबंध में कई एक प्रावधान सम्मिलित किए जाएं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपने विश्व के पर्यावरण तथा अपने ग्रह
पृथ्वी की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने तथा प्रयत्नों को शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ब्राजील का जो रियो जनरेशन है उसमें सन 1992 में विश्व स्तर का सबसे बड़ा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पृथ्वी क्यों? पृथ्वी इसलिए कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सारे ग्रह नक्षत्रों में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है और इस पृथ्वी यानी वसुंधरा पर ही समस्त देश स्थित है, समस्त मानव समुदाय उसमें वासित है और उसमें निवास करता है और उसकी सारी गतिविधियां इस पृथ्वी पर ही जो है वो संचालित होती है, कार्य रूप में परिणित होती है। इसलिए इस पृथ्वी के स्वस्थ निर्मूल वातावरण को किस प्रकार से लाभदायक उपयोगी बनाया जाए, इस संबंध में ये जो पर्यावरणीय जो सस्तीकरण से जो विश्व की एक समस्या उत्पन्न हुई थी पर्यावरण के विनाश की, इसको रोकने या इस पर ब्रेक लगाने के लिए या इसको निष्प्रभावी करने के लिए एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया था, जिसमें इस पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। विश्व जलवायु परिवर्तन की बैठक 1997, ये 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस मानव समुदाय के लिए जो भी राज्यों का जो वातावरण है, पृथ्वी को किस प्रकार से विनाश से बचाया जाए, पृथ्वी को किस प्रकार से क्षरण से बचाया जाए, किस प्रकार से अंधाधुंध जंगलों और पेड़ों की कटाई से बचाया जाए, किस प्रकार से नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जाए और किस प्रकार से परमाणु परीक्षणों के दुष्प्रभाव पर कंट्रोल किया जाए, इस संबंध में लगभग दुनिया के सभी देश और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन सभी ने मिलकर के उसमें विशेष प्रस्तावों के द्वारा दुनिया के सभी राज्यों से यानी सभी देशों से इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि पृथ्वी के स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने का, बचाए रखने का प्रयास सभी राष्ट्र आवश्यक रूप से करें। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के पहले जितने भी सम्मेलन आयोजित किए गए थे उनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था पृथ्वी के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, पृथ्वी की प्राकृतिक गतिविधियों को स्वच्छ बनाए रहना, निर्बाध बनाए रहना। इस प्रकार से पृथ्वी शिखर सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था और उसके बाद विश्व जलवायु परिवर्तन के संबंध में उसके बाद एक 97 में जो बैठक की गई थी उसकी कुछ मूल बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जनवरी 1997 में नई दिल्ली में 3 दिवसीय यानी अपने भारत में नई दिल्ली में अपने भारत में 3 दिवसीय एक विशेष बैठक जिसका नाम था जलवायु परिवर्तन पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO जिसे कहते हैं विकास विकल्प तथा जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा और उसके समझौते के अंतर्गत हुई थी। इस बैठक में कई समस्याओं जैसे निर्धनता, पर्यावरण का दुष्प्रभाव, संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं करना और किसी भी राष्ट्रीय समस्या के समाधान के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों में व्यापार तथा व्यवसाय सहयोग की संभावनाओं का आकलन किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़े जाने को रोकने की जरूरत और उपकरणों पर बात हुई थी। इस बात का समर्थन किया गया था कि ईंधन के प्रयोग में कमी को लाने की नितांत तथा जल्दी माने त्वरित आवश्यकता है। इसमें एक बात और है जैसे जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन मतलब किसी भी प्राकृतिक चीज का समय से असमय हो जाना। जल और वायु, पानी और हवा, इसको
किस प्रकार से प्रदूषण से बचाया जाए या किस प्रकार से दुष्प्रभावों से बचाया जाए, इसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा अभी भी देखते हैं, समय बेसमय बारिश का होना, समय बेसमय मौसम का परिवर्तित हो जाना, और इस प्रकार की जो सारी अन्य गतिविधियां हैं उनमें कहीं न कहीं मानवीय प्रदूषण के इन उत्पादों का दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे ग्लेशियर या जल का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं प्रदूषित होता है, प्रभावित होता है, और उससे वायु का जो क्षेत्र है वो दूषित होता है। इसको किस प्रकार से इसको बताना चाहिए। अगले पॉइंट में मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, इसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले जनवरी 1997 में विश्व पर्यावरण के दृष्टिकोण NGO के पहले संस्करण को जारी किया गया था मौखिक रूप से। इसमें विश्व के 7 क्षेत्रों के संबंध में 7 प्रमुख पर्यावरणीय झुकावों की पहचान की गई थी, तथा लोगों को यह आह्वान किया गया था कि वह प्रभावी विश्व पर्यावरणीय प्रशासन पर एकदम जरूरी ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें। इसके बाद उसी 97 में ही ELCI का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल रीजन सेंटर इंटरनेशनल की वैकल्पिक परिवेश कांग्रेस की बैठक तिलोनिया यानी राजस्थान, तिलोनिया राजस्थान का कोई क्षेत्र में मार्च 1997 में हुई थी। इसमें 38 देशों के 100 पर्यावरण विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था, तथा यह आह्वान किया गया था कि सबसे निचले स्तर पर के लोगों को शामिल करके पर्यावरण के प्रति एक व्यवहारिक जागरूकता और इस जागरूकता की निरंतर प्रगति के दृष्टिकोण का इस प्रकार से विकास किया जाए। मतलब कहने का ये समाज के निचले स्तर से मतलब ये कि ऐसा किसी राज्य का वह मानव समुदाय जो प्रकृति पर निर्भर है, जैसे पेड़ों को काटकर खेत बना लेना, नदियों को या नहरों को रोक करके पानी इकट्ठा करना या उसका कृषि या अन्य कार्यों में उपयोग करना, उसमें मछली पालन करना, सिंचाई करना वगैरह है। तो इस संबंध में जिनसे पर्यावरण की समस्या जो है प्रभावित होती है, पृथ्वी का स्वस्थ वातावरण बिगड़ता है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, तो इन लोगों में किस प्रकार से उसको जागरूक किया जाए और शासन प्रशासन का सहयोग और मदद लेकर के उनको जीविकोपार्जन के अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाए। इस संबंध में एक जन जागरूकता कार्यक्रम जो है वो मार्च 1997 में जनवरी के बाद ये किया गया था। अगले के पॉइंट में हम थोड़ी इसी को और आगे बढ़ाएंगे।